करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। पिछले दिनों बहेड़ी के तुर्की गांव में राकेश यादव की हुई हत्या की गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझा ली गई। एसएसपी सत्यार्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को हत्या की जानकारी एवं शव को देखने से ही संदेह हो गया था कि इसके पीछे प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। इसी को आधार मानते हुए अनुसंधान की जा रही थी, जिसके तहत हितेश लाल देव को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए हत्या की बात स्वीकार कर ली। साथ ही उसने यह भी बताया कि राकेश का उसकी शादीशुदा बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मना करने के बावजूद भी वह नहीं माना तो अंत में अपने बहनोई हवासा निवासी संजय लाल यादव के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। जो तुर्की गांव का ही रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और इसने स्वीकार किया कि इसने और इसके बहनोई संजय लाल देव, जो अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, हवासा गांव का, उसने और इसकी बहन ने मिलकर सामूहिक रूप से इस घटना को अंजाम दिया है। कारण यह था कि राकेश का प्रेम प्रसंग हितेश की बहन के साथ था, जो शादीशुदा थी। वो संजय लाल देव की पत्नी थी। संजय लाल देव को इस बात की जानकारी हो चुकी, हितेश को भी इस बात की जानकारी हो चुकी, जिसके बाद दोनों ने हितेश की बहन को अपने फेवर में किया। उसके माध्यम से राकेश को बुलाया गया गांव के पास एक बगीचे में रात्रि में, और वहीं पर बांधकर उसकी हत्या की गई। सर को कुचला गया, उसके प्राइवेट पार्ट पे इंजरी पहुंचाई गई और वहां से करीब 100 मीटर दूरी पर गड्ढे में उसके लाश को डाल दिया। हितेश की गिरफ्तारी के बाद इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृतक का मोबाइल कमला नदी से बरामद किया गया है, जो पीओ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सिम हितेश के घर से बरामद किया गया है और चाकू जिससे इंजरी पहुंचाई गई थी प्राइवेट पार्ट पर, उसे भी बरामद किया गया है इसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर। कहने का मतलब है कि पूरा साक्ष्य इन तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र का है। अगर इस कांड का सफल उद्भेदन नहीं होता तो निर्दोष मृतक के पटीदार लोग जेल जाते और जो लोग दोषी थे वो पुलिस के चंगुल से बच निकलते। तो ये उद्भेदन बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से मृतक के परिवार वालों को इससे न्याय मिली है और इस केस में हम लोग कल चार्जशीट डालेंगे। इस केस का स्पीडी ट्रायल होगा और 1 से 2 महीने के अंदर इसको सजा दिलवाने की दिशा में हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, एक संजय लाल देव, और संजय लाल देव की पत्नी फरार है। संजय लाल देव का आपराधिक इतिहास भी है। 112/2000 केस नंबर है बहेड़ी थाना का, डकैती का, उसमें चार्जशीटेड है। इसका यह पूर्व से नक्सली भी रह चुका है, नक्सल कांडों में भी यह संलिप्त रहा है। क्या सर कुछ दिन पूर्व में प्रेम प्रसंग में भी जेल गया था? नहीं, प्रेम प्रसंग में जेल जाने के बाद सर आँख फोड़ने की बात आई थी। हाँ, आँख को भी इंजरी पहुंचाई गई है। तो ये जो गिरफ्तार हुए इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, हितेश का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। संजय लाल देव जो इसका बहनोई है उसका आपराधिक इतिहास है। कुछ दिन पूर्व ही जेल से निकला है अपहरण कांड में। दोनों आदमी को इसके लिए बहुत हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी इसीलिए मुनासिब समझा कि एक निर्दोष बच गया, दोषी जी आँख फोड़कर किस तरह हत्या की थी? पहले मृत्यु हुआ तब आँख फोड़ा गया। आँख फोड़ने की जरूरत क्या पड़ी तुम्हें? आँख निकालने की जरूरत क्या पड़ी तुम्हें? किस कारण से हत्या की थी उसको? मेरे बहन के साथ दुष्कर्म कर रहा था। किस तरह से हत्या को अंजाम दिया? आपने शुरू से बताइए कि आप कैसे कैसे क्या किया, आप लोग आपके साथ कौन कौन लोग थे, कैसे पता चला, ये सारा चीज बताइए। कैसे बुलाया, कैसे क्या किया, सब बता दीजिए। सर बताइए शुरू से। पहले मेरे बहन के साथ जो है ये लड़का राकेश रिश्ता बना रखा था, मतलब कांटेक्ट का। उसके बाद जो है हम लोग को मालूम चला, हमको और मेरे बहनों को, इसी बात लेकर के उसको लड़का को मना भी किए,
2-3 बार उसको बोले कि जिस तरह आपका बहन उसी तरह मेरा भी बहन, ऐसा मत करो, एक जगह के रहने वाले हो, ऐसा मत करो, ये कर रहा है, बहुत जुल्म कर रहा है तू। उसको हम समझा दिए थे लेकिन फिर भी नहीं माना तो उसके बाद कैसे किया उसको, कैसे रात में, शादी की रात थी, कैसे में उसको बुलाया था बताओ। शादी के रात जो है लड़का बार बार कॉल कर रहा था, हमको जानकारी हुआ तो लड़का बार बार कॉल कर रहा है, इसीलिए जो है उसको हम बोले कि तू यहाँ पर बुला, उसके बाद निकाल। कैसे किया उसको बुलाने के बाद, क्या किया उसको? तुम्हारी बहन बुलाई कि तुम बुलाए उसको? जी मेरी बहन बुलाई। तुम्हारी बहन उसको बुलाई? जी। कैसे मारे उसको? ये जो है प्लान कितने दिन पहले लोग बनाए थे? प्लान नहीं बनाए थे सर, लेकिन उसको मना कर रहे थे ऐसे मत करो। नहीं तो आखिर सोचे हो कि आज उसकी हत्या करनी है, तो कब ये सोचे थे? अभी पहले 2 दिन पहले या उसी दिन? इसको जो है 20-25 दिन लगभग पहले। 20-25 दिन पहले ये योजना बनाया था तुम, संजय लाल देव और जी। ये जो प्लान तू बनाया कि संजय लाल देव बनाया? जी मेरा जीजा जी बोले कि इसको संजय लाल देव। हाँ नहीं रहने देना। ऑफ कर दो। जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया तो फिर आँख निकालने से क्या फायदा? मरने के बाद सर ये काम किया। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान दरभंगा द्वारा जिला एवं प्रखंड मंडल के धान अधिप्राप्ति केंद्रों तथा किसानों एवं पैक्स अध्यक्षों के द्वारा एसएफसी कार्यालय के समक्ष धान जलाने का कार्यक्रम किया गया। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के सचिव ने बताया कि सरकार के उदासीन रवैये के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं तथा उन लोगों को ऐसा कार्य करना पड़ रहा है। आप लोग धान को जला रहे हैं? दरभंगा जिला के किसानों का बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के निर्देशानुसार जो विभिन्न व्यापार मंडल एवं पैक्स के धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया, उसका न अभी तक उठाव किया जा रहा है नोडल एजेंसी एसएफसी द्वारा, न उसकी कीमत मिल रही है, न बिहार सरकार द्वारा घोषित बोनस मिल रहा है किसानों को। इसके विरोध में मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के निर्णयानुसार धान जलाने का कार्यक्रम करके बाहरी और गूंगी प्रशासनिक पदाधिकारी और बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जब किसान के धानों की बिहार सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारी की नज़र में कोई कीमत नहीं है तो हम लोग उस धान को बेचने के बगैर जला दें, यही सबसे अच्छा उपाय है। तो सरकार पर हम इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोगों ने धान जलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया। जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उसमें कितना धान बर्बाद हुआ है दरभंगा जिले में? दरभंगा जिला में 90,000 क्विंटल धान अभी विभिन्न धान अधिप्राप्ति केंद्रों में पड़ा हुआ है, जिसका उठाव नहीं होने के कारण मौसम बरसात का जो मौसम आ रहा है, चूहा के खाने से सूखने के चलते और मिट्टी के मिल जाने के कारण करीब 20-25% धान अब तक बर्बाद हो चुका है। आगे संभावना है जो और अधिक मात्रा में धान नुकसान होगा। किसान आरोप लगा रहे हैं कि पैक्स के द्वारा बाजार से जो है व्यापारियों से धान खरीदा जा रहा है लेकिन किसानों का धान नहीं। इस तरह के आरोप किसान विरोधी तत्व जो हैं और हमारे पैक्स के और व्यापार मंडल की चट्टानी एकता से जो मजबूती के साथ कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन किया गया है, उसके जो विरोधी तत्व हैं और प्रशासनिक पदाधिकारियों के जो बिचौलिए हैं, उन बिचौलियों की ओर से इस तरह का अफवाह फैलाकर वास्तविक समस्या की ओर से प्रशासनिक पदाधिकारियों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा कुचक्र रचा जा रहा है। कहीं भी एक छटाक धान किसी पैक्स और व्यापार मंडल ने दूसरी जगह से नहीं खरीदा है सभी, और यही कारण है अगर व्यापारियों का धान लिया जाता तो इतनी भारी संख्या में यहाँ के किसान इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, सड़क रोको कार्यक्रम में भाग नहीं लेते और वहाँ पर जो और धरना प्रदर्शन हुआ था उस कार्यक्रम में भाग नहीं लेता। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार चौधरी, जिलाध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान दरभंगा।
दूसरा जो है टीकाकरण करती है। अगर हम आशा छोड़ दे तो कैसे काम चले होंगे। उस दिन से नंगरा लुल्ला कन्हा कुतरा सब बिहार से हटा दी, लेकिन मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी हम लोगों ने 15 मांग रखा है, हमारे स्टेट ने रखा है 12 मांग है जो था, और उसी से हम लोग बना के उनकी मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार, अध्यक्ष दरभंगा जिला स्वास्थ्य कर्मी संविधान। दूसरा, मानव संसाधन नीति बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत जब नियमित नहीं किया जाता है तब तक भर्ती परीक्षा, पदोन्नति, कैरियर डेवलपमेंट, पाथ अवकाश, दंड विधान, दंडित करने की प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि विषय पर घोषणा की जाए। संविदा अंतर्गत कार्य सभी स्तर के प्रबंधन एवं अन्य कर्मियों को मानदेय संरक्षण अविलंब किया जाए। चौथा, संचित उपार्जित अवकाश के विरुद्ध सेवा लाभ के रूप में नकद राशि का मुख्य मांग है। पूरे स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। पूरे दरभंगा में 3000। कितनी मांगे हैं? 15 मांगे, 15 सूत्री मांगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आप क्या कीजिएगा? मांगे नहीं मांगी जाए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये राज्य व्यापी स्ट्राइक पर है लोग, हमारे ज़िला में भी है, स्ट्राइक हुआ है, लेकिन हम लोग सेवा, इमरजेंसी सेवा या नियमित जो भी सेवा है उसको बाधित नहीं होने दे रहे हैं। उसको हम लोग सेवा बहाल किए हुए हैं। लोग वैकल्पिक व्यवस्था से जो नियमित हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों से काम ले करके आउटडोर इंडोर या जो भी सेवा है हम लोग दे रहे हैं। मतलब इस बंद से जो है किसी तरह का कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है? नहीं, थोड़ा सा जो प्रोग्राम है तो कुछ जाहिर है कि थोड़ा प्रभावित होगा ही, लेकिन हम लोग उसको कार्य को करा रहे हैं। ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ये लोग तो बेहतर वही बता पाएंगे। जी जी, उन लोग का ही बता पाएंगे उन लोग का क्या स्ट्रेटजी है। जी जी जी, मेरा सवाल ये था सर कि अगर इन लोगों की मांगें पूरी होने में लेट लगती है या फिर पता नहीं क्या होता है, इन अवस्था में ये लोग कंटिन्यू हड़ताल पर रहेंगे तो फिर कैसे सर ये कार्य चल पाएगा? मतलब जो भी है। नहीं, हम लोग तो काम करेंगे ही। हम लोग थोड़े इमरजेंसी सेवा, आकस्मिक सेवा है, हम लोगों को जीवन, लाइफ और डेथ के बीच के जुड़ा हुआ किसी हाल में हम लोग करेंगे। सेवा दे रहे हैं, देंगे। डीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड बी के पुरुष एवं महिला वार्ड में मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाई गई है वह खराब होने के कारण काफी दिनों से बंद पड़ी है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टेक्निकल इंचार्ज द्वारा कई बार कंप्लेंट किया गया है मगर इंतजामिया लापरवाह बना बैठी है। मीटर उठ रहा है, आवाज़ भी हो रहा है, गैस लीक कर रहा है। गैस लीक कर रहा है वहाँ से ना? गैस लीक कर रहा है। ये समस्या सब में है क्या? जितना भी यहाँ पे लगभग सब में है। दूसरी बात की बहुत सारे पॉइंट पे ये आपको फ्लोमीटर नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आता है लेकिन जो ना पेशेंट को गैस नहीं मिल पाता। अच्छा, तो इसके लिए कंप्लेन वगैरह हुआ है पहले? हमेशा होता है, हफ्ता में 2 बार। क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? जवाब नहीं आता। अधिकारी कह जो भी टेक्नीशियन है इनके वो तो करते होंगे, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, ठीक भी नहीं हो रहा है। जवाब नहीं आ रहा, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन हो गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन। आप यहाँ पे क्या हैं? ऑक्सीजन प्लांट के इंचार्ज हैं। ऑक्सीजन प्लांट के इंचार्ज हैं आप।
जी, आप अपना नाम बताएं। सुशीला देवी। सुशीला देवी, आप क्या हैं यहाँ पे? सिस्टर इंचार्ज। सिस्टर इंचार्ज है। किस वार्ड के? CCW मेल फीमेल और सर्जिकल ICU। यहाँ पे सारे वार्ड में ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन की लाइन बनी हुई है, वो सारे ठप पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, क्या कारण है? बंद नहीं है, चालू है। बोतल में कुछ खराबी आ गया है। पेशेंट को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमने देखा है अभी। आया है, देख के गया है, बोला हम आ रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से बंद पड़े हुए हैं। बोतल खोल के रखा है। ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ। कौन है इनको ठीक करने के लिए? जिम्मेदार कौन है? किन के पास है इसको ये सब ठीक कर? सुपरिटेंडेंट को ही करेंगे, लेकिन केडिया का कर्मचारी आता है, वही आया था, देख के गया है, बोला है सिस्टर हम कल आकर बना खोल के रख के गया है। कुछ सामान उसमें लगेगा। तो सबके सब खराब बने हुए हैं? सबके सब खराब नहीं है ऐसा, हमने अभी देखा है, सबको चेक करवा करके दिखवाया है। ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन आ रहा है, एक दो में लीक कर रहे हैं, जिस कारण वो लगा नहीं सकते हैं, उसमें फिल्टर नहीं है। उसी के लिए हम बोले हैं, तो बोला है एक सामान हम ले आ रहे हैं, तो इसको ठीक कर देंगे, खोल के रख के गया। तो कितने का अभी सामान लेकर के आएगा? कितने को वो ठीक करेगा? उसमें से कुछ बताया है उन्होंने? सबको करेगा। सबको करेगा। ये काफ़ी दिनों से बंद था, क्यों इतना लेट हुआ है इसको ठीक करने में? काफ़ी दिन से नहीं, बीच में तो वही था, पेशेंट उधर था भूकंप के कारण। तो भूकंप के बाद जब इधर पेशेंट शिफ्ट हुआ है 1 तारीख से। मेल फीमेल दोनों वार्डों का यही हाल है गैस के मामले में, जो ऑक्सीजन है। वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। हर काम के लिए समान वेतन देना होगा, हर काम के लिए समान वेतन देना होगा, देना होगा। मांगे पूरी करो, संविदा नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविदा नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। संविदा नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। संविदा नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। विगत 8-10 वर्षों से अपना सेवा दे रहे हैं, जिनमें हम लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन, सारे के सारे हम यहाँ संविदा पर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। और हम लोगों ने सरकार से एक बार नहीं अनेक बार मुलाकात करने का प्रयास किया और मुलाकात किया भी, कभी जनता दरबार में, तो कभी उनसे सचिवालय में, कभी कहीं पे, कभी कहीं दौरा पे। लेकिन आज तक हम लोगों को सरकार ने सिर्फ बरगलाने का काम किया है, कभी कमेटी बनाने के नाम पर, तो कभी उच्च स्तरीय जांच कमेटी के नाम पर, तो कभी कुछ कह के, कभी कुछ कह के। अब हम लोगों से बर्दाश्त होने वाला नहीं है। अब हम लोग ये झेल झेल के अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आमादा हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम लोगों का जब तक समान काम के लिए समान वेतन देने का पूर्ण रूपेण घोषित नहीं कर दी जाएगी, दे नहीं दी जाएगी, तब तक हमारी हड़ताल खत्म नहीं हो सकती है। और अभी तो हड़ताल की शुरुआत हुई है, हम लोग आत्मदाह करने को भी तैयार हैं, चाहे कुछ हो जाए। ये हमारी नहीं, ये पूरे प्रदेश में DMCH, PMCH, मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारे के सारे संविदा कर्मी हड़ताल पे हैं। और ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज तक ही सीमित नहीं, ये हम PSC, APSC, रेफरल, सदर, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और तन मन धन से हैं। जब तक नहीं दे दी जाएगी, हम लोग खुट्टा गाड़ के रहेंगे और यहीं रहेंगे, अपने अपने घर नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम लोगों की मुख्य मांगे, अभी जो हमारे विगत साथी ने कहा कि समान काम पे समान वेतन की बात, मेरा सरकार से सिर्फ इतना ही अनुरोध है, कहना है
ये हड़ताल लोग क्यों करते हैं? हड़ताल अंतिम प्रक्रिया है प्रजातंत्र, और वो मजबूर होकर कोई भी आदमी स्ट्राइक पे जाते हैं। खास करके स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत स्ट्राइक एकदम लास्ट स्टेज होता है, और हम लोगों ने ये मजबूरी में स्ट्राइक का आह्वान किया है। पूरे बिहार में कहीं पे भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ढंग से अभी चल नहीं रही है विगत 5 दिनों से। तो हम लोगों ने स्ट्राइक करने का मुख्य मांग हम लोगों का जो है वो अस्थायीकरण का मांग है। विगत 8 सालों से 9 सालों से हम लोग इस लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे, ओटी असिस्टेंट के पोस्ट पे, ड्रेसर के पोस्ट पे सारे पद जितने भी है सृजित किए हुए हैं, सारे पद कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने बहाल किए। और जब भी बात हुई सरकार से, चाहे सरकार की तरफ से सेक्रेटरी बात करे हो या मंत्री बात किया हो या सीएम साहब खुद जनता दरबार में कितनी बार आश्वासन दे चुके हैं, जो कि नहीं आप लोगों की जो डिमांडें हैं उसको मूलभूत सुविधाओं के साथ हम लोग बहुत जल्द अतिशीघ्र इसका काम करें। हम लोग सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं, आप जितना भी जल्द से जल्द इसको हम लोगों को जितनी भी डिमांडें हैं उसको पूरी करें। आज जहां सरकार चहुमुखी विकास की बात करते हुए अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं बहेड़ी के खैरा स्थित मुख्य मार्ग के किनारे सदा टोल के 300 परिवार विकास से वंचित है। वहां पहुंचकर देखने पर पता चलता है कि यहां कितनी विकास हुई है। जहां एक और इंदिरा आवास के माध्यम से गरीबों को मकान तथा भूमिहीन को पर्चा बिहार सरकार द्वारा दी जाती है, वहीं यहाँ एक भी पक्का मकान देखने को नहीं मिलता। पूछने पर जगदीश सदा, मदन सदा एवं दुलारी देवी ने बताया कि गांव के लोग उनके इंदिरा आवास के पैसे ऊपर से ही ले लेते हैं, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं होने देते, जिस कारण फूस की एक झोपड़ी में 5 से 10 लोग रहने को मजबूर हैं। समाज सेवी नवल आर सिंह ने बताया कि जल्द ही ऐसे गरीब लोगों को अपनी तरफ से जमीन खरीदकर तथा मकान मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं तथा ऐसे लोगों को शिक्षित करेंगे जिससे कि वे किसी के द्वारा ठगे नहीं जा सके। बीच गांव में कुछ होने देता है सर। मतलब इंदिरा आवास का पैसा मिलता है तो कौन खा जाता है? मतलब उपला मेमला झमला सब यही कनी मनी देता है गरीब आदमी के, बस वैसे घर थोड़े होगा। आप लोग के यहाँ चापाकल नहीं है? चापाकल ठीक है सर, एकदम बुझिए तो बड़ी दिक्कत से कारोबार चलता है। एक घर में कितने आदमी रहते हैं? इस घर में रहते हैं 5 परिवार। 5 आदमी रहते हैं, एक ही घर है। हाँ, 5-6। क्यों बंद है चापाकल? पानी के निकासी के तो पानी बहने का इसका रास्ता नहीं है, तो उसका कोई व्यवस्था नहीं करते हैं आप लोग? तो पानी कहाँ से लाते हैं पीने के लिए? डबरा में कल जाए सर तो दूसरा कल से बड़का लोग कल से आने छे तो 2 दिन गेल त बाते कहलक गायरे कुर्सी एते मुर्गा के घर में कुर्सी निकाल के दे ना। हर गरीब को दिया जा रहा है, आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला? अब तक आप लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला है। यहाँ पे जो जितने के भी घर हैं उसमें किसी को नहीं मिला है। तो वो लोग घर क्यों नहीं बनाते हैं? जिनको यदि मिला है इंदिरा आवास वो लोग घर क्यों नहीं बनाए? थोड़ा बना करके छोड़ दिया पुराने वाले। अच्छा, पुराने में दिक्कतें होती है। एक घर में कितने आदमी रहते हैं यहाँ पे? एक जो घर है घर में तो बुझो 4-5 आदमी रहता है। कैसे गुजर बसर करते हैं 5-5 आदमी? नहीं तो इंदिरा आवास का जो राशि है नहीं मिला आप लोगों का? नाम है आप लोगों का बीपीएल में? हाँ है ना। तो मुखिया जी क्या कहते हैं? मुखिया जी से मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। तो क्या कहते हैं? कहता होगा होगा बस। यहाँ पे इतनी आबादी है, सब जो है झोपड़ी मकान में रह रहे हैं। एक ही परिवार में 5-5-6 आदमी गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं, और सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाएं घोषणा हो रही है, जो बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तभी ये लोग उनसे वंचित हैं इधर। क्या इसके लिए आप सोच रहे हैं? इसके लिए तो हम सोच रहे हैं जो कहीं 2 बीघा जमीन लेकर के और 60% हमको गवर्नमेंट भी दे, 40% हम फाइनेंस ला करके लोग को एक नेतृत्व अच्छा जगह पे हम दे दे, ताकि स्वतंत्र कर दें लोग को। इनके ऊपर कोई दबाव न बनावे, जो तुम हमारे जगह में हो, हमको तुम काम करो हमारे पास ही, तो ही हम रहने देंगे। तो इनको हम स्वतंत्र जिंदगी देना चाहते हैं। दूसरा नंबर यह है, इन लोग को एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं होने के कारण इन लोग को कोई भी आता है साइन करवाता है, पैसा लेके लोग को गमन कर जाता है, और किसी से पूछते हैं तो इनको उल्टा डांट दबार के जो है सो दबाया जाता है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे नाइंसाफी हो रहा है। इसीलिए हम आपको भी बुलाए और इन लोग को भी मुझे बताया जैसा ऐसा तकलीफ है, तो मैं बोला इस पे हम काम करेंगे। और पहला हमारा लक्ष्य यही है, जितनी भी महादलित है
पहले हम उनको सेव करें। क्या नाम हुआ आपका? मौदरी देवी। यहाँ पे आप लोग रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, एक परिवार में झोपड़ी में 10-10 आदमी रहते हैं। नवल जी कह रहे हैं आप लोगों को मकान बना के देंगे, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाएंगे, उसमें जाए आप लोग वहाँ जाइएगी? जेबे नहीं, जहाँ हमरा देते तहाँ देबे ना। सरकार एते दिकदारी से लोग के है छै से ता लोग जना रहे से ता बस काट के रहे। यहाँ पे इंदिरा आवास का जो है सो मकान मिलता है, सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, वो आप लोगों को नहीं मिला है? पर घर है, खोपड़ी पर खोपड़ी है, ई चढ़ल है। मुखिया सबसे मिले हुए हैं? मुखियो जैसे मिले, मुखियो जी ने कोनो काम करे, कोई काम नहीं करते। नहीं कोई काम करे। आप लोगों का साहब से थोड़ा स्टेटमेंट लेना। आप लोगों का सबसे बड़ा समस्या क्या है यहाँ का? यहाँ पे क्या चीज का जरूरत है सबसे ज्यादा? सबसे जरूरत रहे के वाला बैठी वाला जगह हमरा सरकार रहे वाला व्यवस्था, पानी के व्यवस्था नहीं, सब किछ के तकलीफ है। यहाँ पे कितना परिवार है? यहाँ पे परिवार तो बहुत है। तो चापाकल है यहाँ पे? नहीं सरकार नहीं। पानी कहाँ से लाती हैं आप लोग? पानी एगो शौचालय का व्यवस्था कुछ नहीं सर। पानी नहीं निकलो ये बोल ही ना साफ साफ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमन कुमार सिंह। आप इसी गांव के हैं? जी, इसी मोहल्ले के। इसी मोहल्ले के हैं। इन लोगों की जो समस्याएं हैं इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि इन लोगों को 10 साल पूर्व करीब 5 से 10 घर मिला होगा, अधूरा पैसा मिला, ये लोग कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद मेन कठिनाई इन लोगों का शौचालय का है, जो अभी तक के इन लोगों का कोई लेट्रिन का व्यवस्था नहीं है, शौच का व्यवस्था नहीं है। और इन लोगों को जैसा कि हमारे भाई नवल सिंह कहे हैं कि हम व्यवस्था करेंगे, सरकार और हम मिल करके 2 बीघा हो, 2.5 बीघा हो, 1.5 बीघा हो, जो जमीन का व्यवस्था हो पाएगा इनका व्यवस्था करेंगे और सेवा करेंगे, शिक्षा का व्यवस्था कराएंगे, जिससे ये लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ कमी है शिक्षा के लिए, शिक्षा का भी कमी है लोगों में। और इनका कहना था नवल भाई का कि हम महाराष्ट्र से आए हैं, अपना तो पूरा डेवलप कर लिए, समाज का सेवा नहीं किए। समाज का सेवा करें, जात पात से, धर्म से ऊपर उठ करके ठोस नेतृत्व दें, ताकि समाज का समस्या जो है दूर हो। बहेरी प्रखंड के खैरा स्थित हर हर महादेव स्टेडियम में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उद्घाटन मैच बीसीसी बिठौली एवं खैरा के बीच खेली गई। पल्ले बल्लेबाजी करते हुए बिठौली की टीम ने 15 ओवर में 60 रन बनाए। जवाब में खैरा की टीम ने 8वें ओवर में 62 रन बनाते हुए 4 विकेट से मैच जीत ली। विजेता टीम के मलिंगा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच का उद्घाटन विजेता टीम के मलिंगा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच का उद्घाटन समाज सेवी व भाजपा नेता नवल आर सिंह द्वारा किया गया। फिर से मलिंगा चले, दीपक शाह के लिए रन किए गए और फिर से एक अच्छी गेंद, फिर से वहां पे पिच करते हुए मलिंगा। तो लगातार अब तक अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए यहाँ पे खैरा टीम के खिलाड़ी आज का ये खेला जा रहा है। फिर से मलिंगा चले दीपक शाह के लिए और बहुत तेजी यहाँ पे कट कर रह जाते थे। तो इस तरह से ये चौथा ओवर पावर प्ले का, जो कि लास्ट ओवर, इस बार सीधा ड्राइव किया है यहाँ पे और ठीक कमेटी बॉक्स के सामने से गुजरता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रहा। एक और खूबसूरत शॉट कप्तान देव। पावर प्ले का आखिरी ओवर, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पहला लीग मुकाबला बिठौली और खैरा के बीच इस हर हर महादेव स्टेडियम खैरा में चलता हुआ। ग्रामीण स्तर पे बच्चों में जो प्रतिभा है उसको बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का। तो इसमें कहाँ की टीमें आई हैं खेलने के लिए और कितनी टीमें खेल? सभी ग्रामीण टीमें हैं और 8 टीमें हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट है ये, 7 मैच होगा इसमें। 4 समझिए क्वार्टर फाइनल, फिर 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। प्रतिभावान खिलाड़ियों को और आगे तक मौका मिले, जिला स्तरीय क्रिकेट में मौका मिले, उससे भी आगे तक जाए, इसी उद्देश्य से कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, इससे क्रिकेट का लोकप्रियता और बढ़े, इसी उद्देश्य से हम करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। हम महाराष्ट्र से आने का हमारा यही उद्देश्य था, जो क्रिकेट का जो है सो उत्साह दे, बढ़ावा दे। और हम लोग को जो गांव का जो ये टीम है इसको इतना उत्साह दे ताकि ये इंडिया लेवल पे खेले
इंटरनेशनल लेवल पर खेले, जैसे धोनी जी खेल रहे हैं, तो हम चाहते हैं दरभंगा से भी एक धोनी बन के निकाले हम। हमारा उद्देश्य यही है। और स्टेडियम का जो है सो यहाँ पर हम आगे भी बात रखे हुए हैं, जो यहाँ पे एक स्टेडियम बनाया जाए और इसमें हम पूरा जो है सो पूर्ण तरह से जो है। ये क्रिकेट काफ़ी महंगी खेल है, इसमें सामान जो आते हैं बहुत कीमती आते हैं, ग्रामीण स्तर के बच्चे उसमें खरीद नहीं पाते हैं, प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं उसके बाद। इसके प्रति आप क्या मदद करेंगे? इसके प्रति भी जैसे कि अभी हम यहाँ पे हम करवा रहे हैं, यहाँ का जो है सो पूरा फाइनेंस जो है सो अपना हम लोग करवा रहे हैं यहाँ से पर्सनली। और इसका एक जो है सो क्लब बनेगा, इस क्लब के अंदर जो है सो फाइनेंस जो है सो जगह जगह से जमा होगा और वो जमा करके जो है सो उसको बड़ा क्लब मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्लब होगा, ये जिला स्तर का क्लब होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवल आर सिंह हुआ, समाज सेवी। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।